नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय की बजट के बाद वेबिनार को आज संबोधित किया। इसका विषय आने वाले कल में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। इसका लक्ष्य महिलाओं के स्वामित्व वाले और उनके नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमियों के सतत विकास के लिए मंथन और बजट प्रावधानों के अनुरूप रास्ता तैयार करना है। बजट को देश ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के एक शुभारंभ के रूप में देखा है। बजट को भावी अमृतकाल की दृष्टि से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस बजट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश
अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना गारंटी आर्थिक मदद देना हो, पशुपालन को बढ़ावा देना हो, फिशरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एफपीओज हो, खेलकूद स्पोर्ट्स हो, इन सभी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका सर्वाधिक लाभ और अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे, न खलिहान उनके नाम होते थे, न दुकान होती थी, न घर होते थे। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। पीएम आवास ने महिलाओं को घटते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। साथियों, इस बार के बजट में नए यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए, अब हम स्टार्टअप की दुनिया में तो यूनिकॉर्न सुनते हैं, लेकिन क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ये संभव है क्या? ये बजट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली घोषणा लेकर के आया है। देश के इस विजन में कितना स्कोप है, ये आप बीते वर्षों की ग्रोथ। अब रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच उठापटक शुरू हो गई है। गुरुवार को सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी से 4 बार की विधान परिषद के सदस्य रहे दिग्गज नेता पुतन्ना ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्हें एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, एलओपी सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही पुतन्ना ने एमएलसी और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव नजदीक है और जब बीजेपी पूरी ताकत यहां पर झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। एमएलसी पुतन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए यह माना जा रहा है। एक दिन पहले ही पुतन्ना ने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन
जो उन्होंने है कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है। इस दौरान उठापटक कर्नाटक चुनाव को लेकर चल रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। पुतन्ना के इस्तीफा देने के बाद से ही यहाँ बीजेपी से 4 बार के विधान परिषद के सदस्य रहे दिग्गज नेता पुतन्ना ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्हें एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, एलओपी सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही पुतन्ना ने एमएलसी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था और इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया है। तो बीजेपी सांसद एम मुनीस्वामी ने एक महिला दुकानदार को बिंदी नहीं लगाने पर फटकार लगाई है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल मुनीस्वामी ने महिला दिवस के मौके पर कोलार जिले के चन्न ईहा मंदिर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान उद्घाटन के बाद वो एक स्टॉल पर रुके जहां पर महिला कपड़ों की बिक्री कर रही थी। महिला दुकानदार ने बिंदी नहीं लगाई थी। इसी बात पर सांसद भड़क उठे और उस महिला दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे पति जीवित है ना, आपके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। कांग्रेस ने घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की संस्कृति को दर्शाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम ने वायरल वीडियो पर कहा है कि बीजेपी भारत को हिंदुत्व ईरान में बदल देगी। चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी के आयातुल्लाहों के पास सड़क पर गश्त करने वाली मॉरल पुलिस का अपना एक वर्जन होगा। कर्नाटक में ही अप्रैल 2021 में राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने पीडीएस से चावल आवंटन में कटौती के बारे में पूछने वाले एक किसान को फटकार लगाई थी। किसान ने पूछा था कि क्या केंद्रीय मदद आने तक उन्हें भूखा रहना होगा या मर जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा था कि मर जाना बेहतर है, यही कारण है कि हमें राशन देना बंद कर दिया है, कृपया मुझे कॉल न करें। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। पर्यावरण के नुकसान को कम करने से ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। पिछली बार यात्रा के दौरान मौतों से सबक लेते हुए पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर डॉक्टरों की टीम ऑक्सीजन के साथ तैनात रहेगी। पहली बार बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की जा रही है। यात्रा के लिए 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो 9 मार्च तक 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पिछले साल 55 लाख श्रद्धालु चार धाम में आए थे। इनमें सबसे ज्यादा बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस बार यात्रा में 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। पिछले साल चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में सबसे ज्यादा 400 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। इस बार विशेष मेडिकल इंतजाम किए गए। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल पोस्ट बनाई गई। हर मेडिकल पोस्ट में एक डॉक्टर और स्टाफ को तैनात किया जाएगा। किराया भी बढ़ा। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए खच्चर का 2 तरफा किराया 5,050 से 5,500 रुपए कर दिया गया। 2 लोगों की पालकी का किराया 9,000 से 10,000 हो गया है, तो वहीं हेलीकॉप्टर का किराया 7,750 रुपए प्रति व्यक्ति है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक चर्च में फायरिंग हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार घटना में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर के बारे में अभी तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। हैम्बर्ग पुलिस ने ट्वीट किया है, इस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
कुछ की मौत भी बताई जा रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ साइट पर मौजूद है पुलिस। और पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि हमलावरों ने रात करीब 9 बजे एक चर्च में लोगों पर फायरिंग शुरू की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमलावर एक था या एक से ज्यादा, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी खंगाले जा रही हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लग गई है, जिससे उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज से नए राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल उन्हें दिया गया है। बैठक में जिनपिंग ने चीनी सरकार और अर्थव्यवस्था पर पकड़ और मजबूत करने की बात की। दरअसल चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 5 मार्च को अपनी सालाना बैठक की शुरुआत कर दी थी। ये बैठक हफ्ते भर से जारी है। इसमें 69 वर्षीय शी जिनपिंग को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी जीरो कोविड नीति को लेकर भी कई सवाल उठे। हालांकि उन्होंने इन सबको पार लिया। सांसदों ने इन सब आरोपों की बजाय बीजिंग के विज्ञान मंत्रालय और तकनीकी क्षमताओं के व्यापक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। तो बता दें कि एनपीसी की बैठक में मुहर लग गई है। तीसरा कार्यकाल आज से शी जिनपिंग का शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि तीसरी बार जिनपिंग राष्ट्रपति बना दिए गए। अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत का समर्थन करता है। 9 मार्च को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति का समर्थन करते हैं। हम एक भागीदार हैं और किसी भी तरह से दोनों की बातचीत हो इसका समर्थन करते हैं। हालांकि नेड प्राइस ने कहा कि पहले बातचीत का फैसला भारत और पाकिस्तान को खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसे फैसले हैं जो भारत और पाकिस्तान को खुद लेने होंगे। ये अमेरिका का काम नहीं है कि वो तौर तरीकों या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के तरीकों को तय करे। दरअसल पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध कई सालों से अनिश्चित रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद किसी भी वार्ता के लिए पूर्व भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को नई दिल्ली में 10-12 मार्च को होने वाली शंघाई संगठन के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में शामिल होने नहीं का फैसला भी लिया। तो बता दें, शंघाई संगठन सहयोग के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला पाकिस्तान ने लिया। तो विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि एससीओ के सक्रिय सदस्यों में से एक के रूप में पाकिस्तान नियमित रूप से सभी एससीओ गतिविधियों में भाग लेता है और उनके परिणामों में रचनात्मक योगदान देता है। पाकिस्तान अब एकमात्र देश है जो भारत की तरफ से आयोजित एससीओ मुख्य न्यायाधीश की बैठक को छोड़ रहा है। नए सदस्य ईरान सहित अन्य सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आज है और ये जो पंचायत है ये चौधरी चरण सिंह पार्क में है। किसानों की नलकूपों पर बिजली मीटर लगाए जाने, गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं होने समेत कई मांगे इस दौरान हैं। किसान यूनियन की ओर से महापंचायत ये हो रही है। राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने इस दौरान कहा कि महापंचायत में हजारों किसान शामिल होंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। धमकी मिलने पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वो लगातार किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। धमकी भरी कॉल किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती है। बिहार से लेकर बंगाल और छत्तीसगढ़ तक की पंचायतों में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया गया है। परिवार के सदस्य जहां जाते हैं उन्हें वहां सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहले भी उनके ऊपर हमला किया जा चुका है। सरकार को ये पूरा मामला संज्ञान में लेना चाहिए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी मोबाइल पर दी गई।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।